Hello students, welcome to Rose Civil Academy. Think deeper, serve better. In the previous video, we explored what is right from natural, moral to legal, constitutional and fundamental rights, and the evolution of the fundamental rights from ancient Indian values, the French Revolution, the Nehru Report, Karachi Resolution, and the Constituent Assembly to basic structure. तो जो आज का लेक्चर रहने वाला है वो एक कोर कंसेप्चुअल बिल्डिंग है, एक कोर कंसेप्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, एग्जीक्यूटिव एक्शन। ये तीनों होते क्या हैं? इंडिया में हायरार्की ऑफ द लॉज क्या है? फंडामेंटल राइट इन सब पर एक कॉन्स्टिट्यूशन फिल्टर की तरह कैसे काम करता है? या फिर हम कह सकते हैं कि कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कैसे इंश्योर करता है कि स्टेट्स पावर फंडामेंटल राइट के अंडर रहेगी। तो दोस्तों याद रखना, ये जो टॉपिक है डायरेक्टली लिंक होगा GS2 के पॉलिटी गवर्नेंस जुडिशरी से। ऐसे में हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी, और एथिक्स में आ जाता है रूल ऑफ लॉ और राइट बेस्ड अप्रोच के। ठीक है, तो करंट अफेयर का भी देखेंगे इसमें थोड़ा बहुत, जैसे न्यू क्रिमिनल कोड्स के बारे में, डेटा प्रोटेक्शन लॉज के बारे में और इंटरनेट शटडाउन एटसेट्रा, ये सब थोड़ी चीजें हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप। थ्री लेवल ऑफ लॉज की बात करें तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ और एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन की बात होती है, राइट। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कंप्राइजेस रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहाँ से अपने जो भी डायरेक्टिव्स होंगे या फिर रूल्स, प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर्स, वो कहाँ से डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं और गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। जितने भी स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्न करता है और राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स की बात करता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें इसमें आता क्या है, तो इसमें हम बात करते हैं कि टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स, जुडिशियल इवोल्व डॉक्ट्राइंस, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, ड्यू प्रोसेस लाइक रिगार्डिंग टू आर्टिकल 21 एटसेट्रा। वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आते हैं इसमें। अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसी में एग्जांपल, तो जैसे पार्ट 3 की बात करते हैं हम फंडामेंटल राइट्स की, पार्ट 4 की बात करते हैं DPSP, फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं 7th शेड्यूल की। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन में प्रेसिडेंट आ जाते हैं, फिर गवर्नर आ जाते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, पावर ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशरी, फिर इलेक्शन कमीशन, CAG, ये सब चीजें इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। अगर हम मेंस में कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, इंडिया फॉलोज कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी नॉट पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, all institutions derive their powers या authority from and limited by the constitution। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया है वो क्या फॉलो करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, नॉट पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल इंस्टीट्यूशंस, जो भी इंडिया में इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस रहेंगे वो अपनी अथॉरिटी और लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन itself। सही है, तो ये था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। जब सेकंड की बात आती है तो हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी लॉ की। स्टैट्यूटरी लॉ
इसको हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर भी बोल देते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर भी बोल देते हैं इसे। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, स्टैट्यूटरी लॉ कंसिस्ट ऑफ एक्ट पास्ड बाय लेजिस्लेचर ऑपरेटिंग अंडर एंड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसको लिखें, स्टैट्यूटरी लॉज कंसिस्ट ऑफ एक्ट्स passed by legislatures operating under and subject to the constitution। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मैं ट्रेडिशनली बात कर रहा हूँ, जैसे इंडियन पीनल कोड 8060 आईपीसी, अभी वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1873, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारे अब क्या अभी चेंज हो गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, अब वो बन गए हैं भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस एक्ट को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो डिबेट ऑन एक्सपेंडेड पुलिस पावर, न्यू ऑफेंस, बेल प्रोविजंस, जीरो एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंट एक्सेट्रा, ये सब डायरेक्टली आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और आर्टिकल 14 इक्वालिटी और नॉन आर्बिट्रीनेस से लिंक है। तो अगर हम बात करें अदर की स्टैट्यूट्स की, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, आईटी एक्ट 2000 एंड इट्स अमेंडमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51, न्यू डेटा प्रोटेक्शन लॉज, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन टाइप लॉज आते हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो अगर हम बात करें, कुछ लिखना चाहें तो इसके बारे में, तो आ जाएगा statutes operationalize constitutional ideals, but they cannot dilute or destroy fundamental rights as clarified in Article 13 and the Basic Structure Doctrine, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। तो इसी में जब हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड हम बात करते हैं डेलीगेटेड लॉज की बात, डेलीगेटेड या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बोल देते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कंप्राइजेस रूल्स, रेगुलेशन, बायोलॉज मेड बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी अंडर द पावर गिवन बाय अ पेरेंट स्टैट्यूट। एग्जांपल, आरटीआई रूल अंडर आरटीआई एक्ट, आरबीआई, सेबी, तराई रेगुलेशंस, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स बायलॉज, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी टेस्ट फॉर वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए मस्ट कन्फर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, मस्ट कन्फर्म द पेरेंट एक्ट, मस्ट मस्ट नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। तो अगर जब इनकी बात करते हैं कि ये जो रूल डेलीगेटेड रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये किस आधार पे बने हैं, तो सबसे पहले हम इसकी वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए इसको कंफर्म करते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, पेरेंट एक्ट, और ये इंश्योर करते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहे। ये डेलीगेटेड लॉ सबऑर्डिनेटेड लॉज में आ जाते हैं। तो फिर आता है हमारा मेन एग्जीक्यूटिव्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन राइट एग्जीक्यूटिव एक्शन इंक्लूड्स ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड डे टू डे डिसीजंस taken by government and its authorities in exercise of executive power। I am repeating again, एग्जीक्यूटिव एक्शन इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन,
circulars and day-to-day decision taken by government and its authorities in exercise of executive power. एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आप रोजमर्रा की लाइफ में देखते होंगे। यहाँ पे क्या लग गया, सेक्शन 144, धारा 144, इंटरनेट शटडाउन अंडर टेलीकॉम लॉज, order cancelling in a license, permit, right? Direction for operation of schemes, policy, action, etc. तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो अगर इसके की पॉइंट्स की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव एक्शन लोवेस्ट रंग इन द फॉर्मल हायरार्की, सबसे नीचे रहेंगे फॉर्मल हायरार्की में, ठीक है। तो ये लोवेस्ट होंगे इन फॉर्मल हायरार्की, राइट, authorized by law and consistent with constitution and fundamental right, वो हम पहले भी बात करते सेम वही है, ठीक है। तो याद रखना इसमें एक CSDE, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट, डेलीगेटेड, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इस लेटर को दिमाग में क्लियर रखना, अगला पार्ट इजी हो जाएगा इस लेटर के साथ। तो जैसे हायरार्की ऑफ लॉज की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी की बात करें, तो अब मतलब हम बात करते हैं हायरार्की की। हायरार्की ऑफ लॉज या कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की, इस लेटर को अब थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने बात किया फॉर्मल हायरार्की। फॉर्मल हायरार्की में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा, फिर क्या आएगा, स्टैट्यूट्स जो एक्ट्स वगैरह हैं, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, फिर क्या आता है, डी फॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसमें रूल रेगुलेशन बाय लॉज आएंगे, और फोर्थ नंबर हमने क्या पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, डायरेक्शंस। ये तो अगर हम इसको लाइन में डाल लें, एक लाइन में इस लेटर को तो हम कह सकते हैं, इन इंडियाज लीगल ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड एट द अपेक्स, followed by statutes, subordinate legislation and executive orders, all of which derive their validity from and are constrained by the constitutional framework, right? तो अभी इसमें एक हम आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 हम क्यों पढ़ते हैं? अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें, जो आर्टिकल 13 है वो लीगल बेसिस फॉर फंडामेंटल राइट सुप्रीमेसी है। तो आर्टिकल 13 हमें क्या कहता है, जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, राइट। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सर्कुलर प्रोविजन दैट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स बाय डिक्लेयरिंग एनी लॉ प्री एग्जिस्टिंग और फ्यूचर। एनी लॉ की बात हो रही है यहाँ पे, हम आगे देखेंगे, एनी लॉ, प्री और फ्यूचर दोनों की बात कर रहे हैं, एनी आया यहाँ पे, ठीक है। Inconsistent with Part 3 of the Constitution, void to the extent of inconsistency, establishing judicial review and defining law broadly, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है स्टेट फ्रॉम इन्फ्रिंगिंग अपॉन राइट्स एंड एम्पावर द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, टू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थ्रो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 जनरली, जो हम बात करते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बातें हो रही हैं, अभी हमने क्या देखा। तो अगर आप बात करें आर्टिकल 13 अंडर क्लोज 1A की, तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को, ठीक है, टू एक्सटेंड दे आर इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3 आर वॉइड। फिर बात आता है आर्टिकल 13(2), ये क्या कहता है, स्टेट शैल नॉट मेक
any law which takes away or abrogates fundamental right. Such law is void to the extent of contraventions. यानी ओल्ड कॉलोनियल लॉज जैसे सेक्शन 377 आईपीसी का पार्ट, ठीक है, वो लॉज भी फंडामेंटल राइट के स्टैंडर्ड से जज होंगे। न्यू लॉज भी फंडामेंटल के टेस्ट से पास होना पड़ेगा। मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स एक लिटमस पेपर है, इसमें से सबको गुजरना पड़ेगा। तो यूपीएससी फ्रेज जो हमें थोड़ा याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स ऑपरेट एज अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन। याद रखना, फंडामेंटल राइट्स ऑपरेट एज नेगेटिव ऑब्लिगेशन। किसके ऊपर है ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन? स्टेट के। कौन इंश्योर करता है? अंडर आर्टिकल 13 द स्टेट इज फॉरबिडन फ्रॉम द ट्रांसग्रेसिंग देम। मतलब स्टेट इनको क्या नहीं कर सकता? ओवररीडन नहीं कर सकता, जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, राइट। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें, हमने अब पीछे एक वर्ड पर एक लाइन पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूके की, यूके इज द क्लासिकल डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ठीक है, जो यूके है वहां पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी चलती है। पार्लियामेंट कैन इन थ्योरी मेक और अनमेक एनी लॉ। मतलब क्या? पार्लियामेंट क्या है? यहाँ पे सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऊपर होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट अपनी अथॉरिटी से इन थ्योरी मेक और अनमेक एनी लॉ। याद रखना। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या यहाँ पे जुडिशरी के पास वाइडर पावर होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? एनी लॉ की बात हो रही है, तो जुडिशरी के पास पावर इतनी थी नहीं। इसी के अपोजिट जब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, पार्लियामेंट इज अ क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है और पार्लियामेंट सुप्रीम को और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन है। तो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन जुडिशरी वाला, तो जुडिशरी के पास क्या होगा? वाइडर पावर होगी इसमें। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा लिखना चाहें, while the British model is based on parliamentary sovereignty, the Indian model rests on the constitutional sovereignty with judicial review acting as a guardian of the fundamental right। तो याद रखना, तो इसमें हम बात भी करते हैं, who's the guardian of constitution? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। तो ये हुई थोड़ी सी बातें। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड लिमिट्स ऑन अमेंडमेंट पावर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसको बड़े अच्छे से सुनना। बेसिक स्ट्रक्चर एंड लिमिट्स ऑन अमेंडमेंट पावर। तो सबसे पहले वही केस, कौन सा? केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में, जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था, 1973। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ बेसिक स्ट्रक्चर, वो हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट कैन अमेंड बट कैन नॉट अबॉलिश और रिवोक दिस बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एलिमेंट्स इंक्लूड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा। ये सब हमने इसमें पढ़ा था।
तो इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक केस आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इसमें रिफरेंस किया गया दैट द लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे पावर को क्या किया गया, लिमिट कराया गया, ठीक है। स्टक डाउन किया गया, क्या स्टक डाउन किया गया, 42nd अमेंडमेंट, कुछ पार्ट थे उसके 42nd अमेंडमेंट एक्ट के, ठीक है, विच ट्राई टू गिव पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर, ठीक है जी। तो अगर वन लाइनर बनाए इसके लिए तो व्हाट वी कैन से, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूशनलाइज सेल्फ रिस्ट्रेन ऑन द ऑल ऑर्गन ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फंडामेंटल राइट। इसे हमें एक सॉलिड इससे हमें एक सॉलिड पिक्चर मिलती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो आगे एक बात आती है फंडामेंटल राइट एज अ टेस्ट एंड जुडिशियल रिव्यू। तो अब हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। एक हमने बात की ना कि हर टेस्ट से गुजरना पड़ता है किसी भी लॉ को फंडामेंटल राइट को देखते हुए, तो उसकी बात हम कर सकते हैं फंडामेंटल राइट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिल्टर, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें कुछ एनालॉजी की तो हर लॉ और ऑर्डर एक फिल्टर से पास होता है। ये फिल्टर है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। जो पास हो जाए वो क्या कहला जाएगा, वो वैलिड है। जो पास नहीं हो पाया उसको वो क्या कर देते हैं, स्टक डाउन, ठीक है। तो अगर हम इसकी कुछ डेफिनेशन बनाएं तो हम ऐसे कह सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द हायर जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव and executive action and to invalidate them if they violate the constitution, particularly fundamental right. I am repeating again, judicial review is the power of the higher judicial to examine the constitutionality of the legislature and the executive action and to invalidate them if they violate the constitution, particularly fundamental rights, ठीक है जी। मतलब क्या कहना चाहता है, जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर है जो किसके पास है, हायर जुडिशरी के पास है, जो क्या एग्जामिन करती है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, और वो इनवैलिडेट करती है क्या, इफ दे वॉयलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली किसको, फंडामेंटल राइट्स को। तो ये याद रखना, ठीक है जी। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसके की प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स वर्सेस लॉज, ठीक है। आर्टिकल 32 रिट जुरिडिक्शन, फंडामेंटल राइट इन्फोर्समेंट करने का सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए और ये हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ रिव्यू पावर करते हैं, आर्टिकल 131, 136, 141, 142, और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन रिव्यू ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है जी। तो हम एक चीज कह सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर डिस्क्राइब एज आर्टिकल 32, क्या बोला था इनको, हार्ट एंड soul of the constitution because it made fundamental rights real
एंड इफेक्टिव, नॉट मेरली अ पेपर डिक्लेरेशन। सही है। तो अभी हमने बात की रिट ज्यूरिडिक्शन की, तो ब्रीफली बात कर लेते हैं। वैसे हम इसको आर्टिकल 32 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 5 टाइप की क्लासिकल रिट्स होती हैं। हेबियस कॉर्पस, जिसमें इलीगल डिटेंशन के खिलाफ होता है। मैंडेमस वी कमांड, जिसमें हम बोल सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी को लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने को कंपेल करना। प्रोहिबिशन, उसमें टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को। फिर सर्जरी आती है। सर्जरी में क्या होता है, अ हायर कोर्ट क्रशेस द ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल फॉर द जुरिडिक्शनल एरर और वायलेशन ऑफ लॉ। क्योवरेंटो आता है, किसी से पूछना बाय व्हाट अथॉरिटी दे होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। ये रिट है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट का प्रैक्टिकल टूल किट कह सकते हैं हम इसे। दिस इज द प्रैक्टिकल टूल किट टू एनफोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं कोर्ट, रीजनेबलनेस एंड द प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पे। अगर हम बात करें, जब स्टेट फंडामेंटल राइट स्ट्रिक्ट करता है, कोर्ट ये चेक करता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की। आर्टिकल 19, क्या रिस्ट्रिक्शन लेजिटिमेट पर्पज से सर्व कर रही हैं, क्या लैंग्वेज क्लियर है एंड नैरो है, या वेग या ओवरबोर्ड तो नहीं है। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है टेस्ट, वो होता है प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट। स्पेशली आफ्टर पुट्टस्वामी केस तो काफ़ी हुआ है। लेजिटिमेट एम क्या है, सुटेबल मेजर्स लिए गए हैं क्या नहीं, क्या लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मींस यूज हुआ है या नहीं, क्या बैलेंस है इंडिविजुअल राइट्स और सोसाइटल इंटरेस्ट के बीच। ठीक है। तो इसको हम एक लाइन में प्रो सकते हैं। द मॉडर्न फंडामेंटल राइट्स jurisprudence has moved from a reasonable man test to more structured proportionality analysis, especially in privacy, surveillance and free speech cases। ठीक है जी। तो उसके बाद थोड़े से केस लॉज की बात कर लेते हैं। इसी के अंदर केसेस की बात कर देते हैं। व्हेन लॉज एंड ऑर्डर फेल्ड द फंडामेंटल राइट टेस्ट, कुछ लॉ एंड ऑर्डर जो फेल कर गए थे फंडामेंटल राइट टेस्ट को, तो एग्जाम्पल और लैंग्वेज दोनों देंगे, ये याद रखना। मैं यहाँ पे नाम लिखता रहूँगा साथ में और अपन ओरली इसको समझेंगे। तो सबसे पहले वही है, आपने सुना होगा श्रेया सिंघाल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किससे के लिए था, सेक्शन 66A आईटी एक्ट। तो इसमें लॉ इन्वॉल्व था, स्टैट्यूटरी प्रोविजन था। ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, इट क्रिमिनलाइज्ड ऑनलाइन स्पीच दैट वाज ऑफेंसिव, अनोइंग, वेग और ओवरबोर्ड चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्री स्पीच। कोर्ट के की पॉइंट क्या थे इसके अंदर, सेक्शन 66A वॉयलेटेड आर्टिकल, क्या वॉयलेट किया था, आर्टिकल 19 अंडर क्लोज 1A। इट वाज नॉट सर्व्ड बाय एनी ग्राउंड अंडर आर्टिकल 19(2). Vague laws of speech are dangerous because they chill legitimate expression, right? तो रिजल्ट क्या है इसका, तो सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो 66 को क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। तो एग्जाम लाइन अगर हम बात करें, तो श्रेया सिंघाल इज अ क्लासिकल एग्जांपल where the Supreme Court under Article 19 as a shield against the vague and overboard criminalization of online speech। कभी भी कुछ आ जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर या कुछ एग्जांपल देना पड़े, तो आप इसको कोट कर सकते हैं श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को, जिसमें क्या था, एक क्लासिकल एग्जांपल बना वेयर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 19 एज अ शील्ड अगेंस्ट द वोग एंड ओवरबोर्ड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑनलाइन स्पीच, राइट।
सेकंड की बात करें, अनुराधा केस था एक, अनुराधा बेसिन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019, इंटरनेट शटडाउन जेके में। एक्शन इन्वॉल्व क्या था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फॉर इनडेफिनिट इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, ये वही दौर था 2019 के आसपास। तो इनडेफिनेट इंटरनेट शटडाउन हुआ था। तो इशू क्या इसमें आया, ये इम्पैक्ट हो रहा था, इम्पैक्ट ऑन स्पीच आर्टिकल 19(1)(a), ट्रेड पर हो रहा था आर्टिकल 19(1) अंडर क्लोज जी, एक्सेस टू सर्विस, राइट। तो कोर्ट की फाइंडिंग क्या थी इसमें, अगर हम कोर्ट की बात करें, कोर्ट ने क्या फाइंडिंग की, कोर्ट ने कहा द इंटरनेट इज एन इंपॉर्टेंट मीडियम फॉर फंडामेंटल राइट्स टू राइट टू इंटरनेट एज सच इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फंडामेंटल राइट, इट्स यूज इज प्रोटेक्टेड। मतलब शट डाउन मस्ट बी, जो शट डाउन ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी टेम्पोररी, प्रोपोर्शनेट, पीरियडिकली, जो एक पीरियड के बाद चेंज हो जाए, और प्रॉपरली रीजन एंड पब्लिश्ड। इनडेफिनेट सस्पेंशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन प्रिंसिपल। ये कोर्ट की फाइंडिंग्स थी कि आपको इनडेफिनेट सस्पेंशन नहीं करना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। आप इसको टेम्परेरी रख सकते हो, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, एक पीरियड, टाइम पीरियड आप उसको दो कितने टाइम तक है। तो रिजल्ट क्या आया इसका, गवर्नमेंट को ऑर्डर रिव्यू करने को बोला, स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस इशू हुई, राइट। तो अगर कभी ये बात आ जाए इंटरनेट शटडाउन या इस पे, तो यू कैन राइट Anuradha Basin constitutionalized the principle that executive convenience cannot override fundamental rights indefinitely, especially in the digital age. कितनी अच्छी लाइन है, एग्जीक्यूटिव कन्वीनियंस कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट indefinitely, especially in digital age। ठीक है जी। तो उसके बाद पुट्टुस्वामी केस, जो आधार केस बना, आपने वो पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है, तो एक री उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पुट्टुस्वामी 2020 में 9 जज बेंच केस था। रिकॉग्नाइज राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड इज फेसिट ऑफ आर्टिकल 1419, ओवर रूल्ड ऑर्डर केसेस विच डिनाइड प्राइवेसी। तो की कोड क्या था, प्राइवेसी इज ए इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। याद रखना। पुट्टुस्वामी को आधार केस 2018 वाले में कैसे जोड़ा गया, आधार एक्ट एज अ स्कीम टेस्टेड अगेंस्ट प्राइवेसी एंड अदर फंडामेंटल राइट, आधार फॉर वेलफेयर एंड सब्सिडीज अपहेल्ड विद, ये अपहेल्ड हुआ विद सेफ गार्ड्स। आधार मैंडेटरी लिंकेज विद बैंक अकाउंट्स, मोबाइल सिम, इसको स्टक डाउन किया गया एज डिसप्रपोर्शनेट के नाम पे। और अब वो आधार कार्ड हमारा सिटीजन प्रूफ भी नहीं है, जो पहले काफी एक अफवाह उड़ी थी कि दिस इज आवर सिटीजन प्रूफ। तो एग्जाम से इनसाइट क्या मिलता है, शॉर्ट बैलेंस्ड जुडिशियल रिव्यू, नोट स्ट्राइकिंग डाउन एंटायर स्कीम बट रीडिंग डाउन टू अलाइन विद फंडामेंटल राइट्स। मतलब क्या कह रहे हैं कि इसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है, इसको बैलेंस किया जाता है कि कौन सा प्रोविजन किसके अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के, जो अलाइन नहीं हो रहा उसको स्टक डाउन किया जाता है। ठीक है जी। तो एक बोनस में एक और केस है, एक और पढ़ लेते हैं चलो। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, सेक्शन 377 आईपीसी। इसमें लॉ इन्वॉल्व था, कॉलोनियल सेक्शन 377 आईपीसी, क्रिमिनलाइजिंग अननेचुरल ऑफेंसेस। इशू क्या था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेक्सुअल सेम सेक्स रिलेशन बिटवीन अडल्ट, राइट। तो कोर्ट्स रीजनिंग क्या थी, वॉयलेटेड आर्टिकल 14 अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन, आर्टिकल 19(1)(a) एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, आर्टिकल 21
आर्टिकल 21 डिग्निटी, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बिगर देन सोशल मोरालिटी। तो इसमें रिजल्ट्स क्या आया? तो सेक्शन 377 रीड डाउन, डिक्रिमिनलाइज कंसेशनल सेम सेक्स अडल्ट रिलेशंस। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, इसी को सेम सेक्स को लेकर जब भी कोई वाक्य आए तो आप इसको कोट कर सकते हो इस केस को। नवतेज जौहर मार्क आ शिफ्ट फ्रॉम अ मेजिटोरियन व्यू ऑफ morality to the constitutional morality grounded in dignity and equality। ये केस आपको एग्जाम्पल, डॉक्ट्रिन, ये जितने भी हमने एग्जाम पढ़ा सब प्रोवाइड करते हैं, जो आंसर आपको टॉपर लेवल पर बनाता है। मतलब आप एक आंसर में जो भी एक फ्लो होना चाहिए आप इसमें कर सकते हो, उसमें डॉक्ट्रिन भी है, लैंग्वेज भी है, और केस लॉज का जो आप एक फ्लो बनाते हो उससे क्या है कि एक आंसर में एज मिलती है। राइट। तो अगर हम बात करें, एक बात आती है रूल ऑफ लॉ की। ठीक है। तो पहले एक बात याद रखना कि क्वेश्चंस मेंस में भी पूछे जाते हैं, जैसे BNS पे, BNSS पे, BSA पे, क्योंकि ये अभी नए चेंज हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो रूल ऑफ लॉ, तो एक बात आता है रूल ऑफ लॉ। क्या होता है रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट all individuals and authorities, including state itself, are subject and accountable under the law, which is supreme, known and applied equally। दोबारा बोलता हूं, all individuals and authorities, including the state itself, are subject to and accountable under the law, which is supreme, known and applied equally। मतलब रूल ऑफ लॉ में क्या है, चाहे वो कोई भी है, ऑल जिसमें स्टेट भी इंक्लूड है, वो लॉ के आगे जो कि सुप्रीम है, तो वो क्या होगा वहां पे, ये सबके लिए सेम होगा, अप्लाइड इक्वली। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। तो अगर कुछ करंट अफेयर की बात करें तो इसमें न्यू क्रिमिनल कोड्स वर्सेस आर्टिकल 21 और 14 की जो डिबेट चलती रहती है कि न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, सेडिशन लाइक प्रोविजन, मॉब लिंचिंग एक्सेट्रा। तो अगर हम बात करें BNSS में चेंज इन अरेस्ट, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल प्रोसीजर्स, क्या क्या चेंजेस आए हैं वो अलाइन करता है। ठीक है, आर्टिकल 21 और 14 से। फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कि BSA में है। तो इसमें पॉसिबल इशू क्या हो सकते हैं, पर्सनल लिबर्टी की बात कर सकते हैं आर्टिकल 21 में, अरेस्ट, कस्टडी, बेल नॉर्म्स पे। इक्वलिटी एंड नॉन आर्बिट्रीनेस आर्टिकल 14 की बात करते हैं, सिलेक्टिव एप्लीकेशंस, वेग डेफिनेशंस। फ्री स्पीच पे भी क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 19 को लेकर, न्यू टेरर एंड जो भी इन्होंने प्रोविजन दिए हैं। तो एक हुक लाइन बन सकती है, द न्यू क्रिमिनल कोड विल इवेंचुअली हैव टू पास द आर्टिकल 14 एंड 21 टेस्ट ऑफ फेयरनेस, रीजनेबलनेस एंड नॉन आर्बिट्रीनेस बिफोर द हायर जुडिशरी। ठीक है जी। फिर और क्या बन सकता है इसमें, डेटा प्रोटेक्शन एंड सर्विलेंस की बात आ सकती है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ डिफाइन हाउ स्टेट एंड प्राइवेट एंटिटीज हैंडल पर्सनल डेटा। होता है ना कि डेटा चोरी हो गया या किसी के साथ शेयर कर दिया गया, ये सब चीजें। ठीक है, तो अगर हम फंडामेंटल से कनेक्शन करें तो इसको राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 पुटस्वामी की इससे कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एसोसिएशन आर्टिकल 19 से भी कर सकते हो, चिलिंग इफेक्ट इफ सर्विलेंस टू इंट्रूसिव। ठीक है, फिर थर्ड, इंटरनेट शटडाउन सेक्शन 144 एंड प्रोटेस्ट। ओके, रेगुलर यूज ऑफ 144, फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन इन द सेम स्टेट, डायरेक्ट क्लैशेस विद आर्टिकल 19(1)(a) स्पीच के साथ आ जाता है, आर्टिकल 19(1) अंडर क्लोज B असेंबली की बात कर देते हैं प्रोटेस्ट में। फिर ट्रेड वर्सेस
रिस्ट्रिक्शंस की बात होती है आर्टिकल 19(1)(1)(g) वर्सेस आर्टिकल 19(2)(6). ये सब क्या है, तो इसमें अनुराधा बेसिन एज अ बेंचमार्क केस आप कर सकते हो। एनी रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी नेसेसरी, टेम्परेरी एंड प्रोपोर्शनेट विद रीजन रिकॉर्डेड एंड सब्जेक्ट टू रिव्यू, आप लिख सकते हो इसमें, राइट। लॉ ऑन सिक्योरिटी एंड सोशल हार्मनी की बात हो सकती है, ठीक है, जिसमें यूएपीए, एंटी कन्वर्जन लॉज, काउ प्रोटेक्शन लॉज, हेट स्पीच लॉज, ये सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 14 आर्बिट्री टारगेटिंग, आर्टिकल 19 स्पीच मूवमेंट एंड रिलीजन, आर्टिकल 21 डिग्निटी लिबर्टी, ये सब आते हैं। तो याद रखना जब आप मेनली ये आर्टिकल 14, 90, 21 जब भी आप पढ़ो, उसमें 25 भी आप ऐड कर सकते हो। तो मेनली न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आप इन चीज़ों को याद रखना, लेवल ऑफ लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट डेलीगेटिव एग्जीक्यूटिव है, कौन सा फंडामेंटल राइट है इसमें, रिलेवेंट कैसे, ये डॉक्ट्रिन क्या है, प्रोपोर्शनलिटी वगैरह। इससे क्या करंट अफेयर जो नोटबुक डायरेक्टली मीन्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो समराइज करते हैं आज के वीडियो को। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो पहले सबसे पहले हमने क्या किया, अलग अलग देखा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एक्शन, एंड अंडरस्टूड a ladder of CSDE, right. We saw that India is a constitutional not parliamentary democracy with the constitution at the apex. फिर हमने आर्टिकल 13 and the basic structure doctrine ensured that fundamental rights remain as unlimited test for the validity of the laws and state actions के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद we understood judicial review, writs, and standards like reasonableness and proportionality, which the court used to protect citizen rights. ये हमने देखा। Through the key judgment, Shreya Singhal, Anuradha Basin, Minerva Mills, Buttuswamy, Navtej Johar, we saw how different level of laws have been struck down or read down to uphold fundamental rights. We connected this framework with new criminal codes, data protection, internet shutdown, and the security laws, all hot current affairs topic for the UPSC. ठीक है, तो ये हमने कवर किया। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी मूव टू मोस्ट क्रूशियल एरिया, पार्ट 3, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। we cover article 14 equality before law, equal protection law, reasonable classification, manifest arbitrariness, landmark cases, ठीक है। फिर आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे 15, 16, 17, 18, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ दिस लेक्चर added value to your preparation, do like, share and subscribe to Rose Civil Academy. Think deeper, solve better. कमेंट्स में लिखिए कि हम आगे और क्या सुधार ला सकते हैं, फीडबैक जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।